जय हिंद साथियों, यदि आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेपर 2 के रूप में एसएसटी को। और एसएसटी में आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो सीरीज़ है हम लोग का, ये शुरू हो रहा है एससीईआरटी के जो बुक हैं, आपके यूपी बोर्ड में जो बुक लगते हैं 6 to 8 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्रम से चैप्टर बाय चैप्टर उन सभी प्रश्नों को हम करने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, काफ़ी लंबा एक गैप रहा है हमारे क्लास में, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। थोड़ा ज़रूरी काम था जिसके वजह से क्लास नहीं हो पाया। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, जो कि क्लास 6 का है, जो यूपी बोर्ड में चलता है। उससे चैप्टर बाय चैप्टर हम करने वाले हैं। आप देखेंगे पहला जो चैप्टर है साथियों, ये है कैसे पता करें क्या हुआ था और क्या नहीं, इतिहास जानने के स्रोत। ये पार्ट 1 है आपका। ठीक है, जब आप इसको पढ़ेंगे देखेंगे, ये आपका यूपी बोर्ड का किताब है। प्रश्न हम यहीं से शुरू कर रहे हैं और यहीं से प्रश्न लिया गया है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सीरीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा करिएगा। साथियों, प्रश्न कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। प्रश्न ये है कि सिक्के और प्राचीन मोहरे इतिहास निर्माण में प्राथमिक पुरातात्विक स्रोत की भूमिका निभाते हैं। कारण है कि इनसे तत्कालीन शासक के नाम, समय, कला तथा आर्थिक संपन्नता की सटीक जानकारी मिलती है। अब मेरे भाई आपको ये बताना है, 4 विकल्प आपके सामने है, कौन सा विकल्प ठीक है। विकल्प ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। मेरे भाई, विकल्प बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। सी कह रहा है ये सही है पर आर गलत है, और डी कह रहा है ये गलत है परंतु आर सही है। मेरे भाई, सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कथन और कारण दोनों बिल्कुल ठीक है। ध्यान से समझिए मेरे भाई, होता क्या है, सिक्के और मोहरे इतिहास जानने के सबसे प्रामाणिक और पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। किसी भी काल के सिक्के किस धातु जैसे सोना, चांदी या तांबा के बने हैं, इससे उस समय की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। साथियों, सिक्कों पर राजाओं के नाम, उनके चित्र और राजकीय चिन्ह अंकित होने के कारण उनका शासनकाल और साम्राज्य विस्तार तय करने में भी मदद मिलती है। साथियों, इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या करता है। मेरे भाई, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है और भारत के जो सबसे प्राचीन सिक्के हैं उन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। जिन पर आहत सिक्कों पे क्या होता था, कोई लेख नहीं होता था, केवल विशेष चिन्ह थप्पे मारकर बनाए जाते थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्राचीन काल के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानों या शिलाओं पर खोदे गए लेखों को शिलालेख कहा जाता है। कथन एक है। कथन दूसरा है, तांबे के छोटे छोटे पत्रों, जो प्लेट हैं, उस पर राजाओं के द्वारा किए गए दान और आदेशों के लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। साथियों, कथन दूसरा है कि तांबे के जो छोटे छोटे पत्र प्लेट पर राजाओं द्वारा दिए गए दान या आदेशों के लेखों को हम ताम्रपत्र कहते हैं। और तीसरा कथन है मेरे भाई कि पत्थर के सुंदर और लंबे खंभों पर उकेरे गए लेखों को स्तंभ लेख कहा जाता है। अब आपको बताना है शिलालेख किसे कहते हैं, ताम्रपत्र किसे कहते हैं और स्तंभ लेख किसे कहते हैं। तीनों कथन आपके सामने है और आपको अब बताना है। कथन ए कह रहा है, विकल्प ए कह रहा है कि ए और दो दोनों सही है, बी कह रहा है 2 और 3 सही है, सी कह रहा है केवल 1 और 3 सही है, और डी कह रहा है 1, 2, 3 यानी सभी कथन सही है। बताइए मेरे भाई, कौन सा विकल्प ठीक होगा। देखिए, आपने अगर देखा है, पढ़ा है, तो विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे भाई, ध्यान से समझिए। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने आदेशों और घोषणाओं और विजय अभियानों को दीर्घ काल तक सुरक्षित रखने के लिए उन्हें कठोर सतहों पर खुदवाते थे। पत्थरों की चट्टानों पर लिखे लेख शिलालेख कहलाए, खंभों पर लिखे लेख स्तंभ लेख कहलाए और तांबे की चादरों पर खुदे लेख ताम्रपत्र कहलाए। मेरे भाई, ध्यान रखना है। और तांबे की चादरों पर जो भी लेख खुदवाए गए उन्हें ताम्रपत्र कहलाया, जो अक्सर भूमि दान के समय
प्रमाण के रूप में दिए जाते थे। इसलिए तीनों कथन सही है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। देखिए, अभिलेखों और प्राचीन लिखावट के अध्ययन को हम पुरा लेख शास्त्र कहते हैं, और भारत में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक अभिलेख मौर्य सम्राट से प्राप्त हुआ है। मौर्य सम्राट जो अशोक है उनसे प्राप्त हुआ है, मौर्य साम्राज्य के राजा अशोक से प्राप्त हुआ है सबसे प्रामाणिक अभिलेख, ठीक है, और सबसे प्राचीन अभिलेख। साथियों, अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक के रुमिनदेई अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताना है। रुमिनदेई जो सम्राट अशोक के अभिलेख हैं उससे रिलेटेड कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। कथन है कि यह अभिलेख वर्तमान नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। दूसरा है कि इसमें अशोक द्वारा लुम्बिनी ग्राम के धार्मिक कर को माफ करने का उल्लेख है। कथन सी कह रहा है मेरे भाई कि इस अभिलेख में अशोक ने घोषणा की थी कि यहाँ से उपज का 1/6वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा, और डी कह रहा है कि इस अभिलेख की भाषा प्राकृत और लिपि मुख्य रूप से ब्राह्मी है। मेरे भाई, चूंकि गलत कथन पूछा है तो गलत कथन विकल्प सी है, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें रुमिनदेई अभिलेख की तो साथियों, इस अभिलेख के अनुसार महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण सम्राट अशोक ने लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि पूरी तरह माफ कर दिया था, और भाग यानी भूमि का जो कर है उसको घटाकर उपज का 8वां भाग यानी 1/8 तय किया था, न कि 6ठा भाग। ये ध्यान रखना है। देखिए, ब्राह्मी लिपि, बात करें अगर ब्राह्मी लिपि की तो मेरे भाई भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियों जैसे कि देवनागरी, भूमुखी, बंगाली का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपकी किताब में भी स्पष्ट तौर पे बात लिखा गया है कि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता जिसने हासिल की उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। साथियों, अगर बात करें जेम्स प्रिंसेप को तो उन्होंने 1837 ईस्वी में उन्हें यह सफलता मिली थी, यानी अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के ऐतिहासिक ग्रंथों और उनके रचनाकारों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। प्राचीन काल के साहित्यिक ग्रंथ है और उनके रचनाकार हैं, एक तरफ स्तंभ 1 है, एक तरफ स्तंभ 2 है, दोनों आपको मिलान करना है। बताइए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? राजतरंगिणी, हर्षचरित और महाभारत। दूसरी तरफ रचनाकार हैं, एक तरफ साहित्यिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। अब आपके सामने विकल्प है ए, बी, सी और डी। अब आप बताइए कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा, बताइए। देखिए मेरे भाई, अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे आप तो आप पाएंगे कि अर्थशास्त्र को लिखते हैं आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य कहा जाता है। ठीक है। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। वहीं राजतरंगिणी की बात करें साथियों तो एक कल्हड़ की रचना है, और महाभारत वेदव्यास की रचना है। तो इस तरह से ए का 3 से संबंध होगा, बी का 4 से संबंध होगा, वहीं सी का 2 से और डी का ए से 1 से, ये आपके सही सुमेलित हो जाएंगे मेरे भाई। तो इस तरह से आपके ध्यान रखेंगे, देख लेंगे कौन सा विकल्प आपका ठीक हो रहा है। विकल्प ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। देखिए, अर्थशास्त्र, बात करें अर्थशास्त्र की तो यह चाणक्य द्वारा रचित है। इसमें मौर्य काल की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में उल्लेख है साथियों। वहीं राजतरंगिणी की बात करें तो इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। ठीक है ना। क्रम से यह कश्मीर के राजाओं का इतिहास इसमें लिखा है, जिसे कल्हड़ ने लिखा है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। हर्षचरित जिसे बाणभट्ट ने लिखा है, इसमें राजा हर्षवर्धन के जीवन पर यह आधारित है। वहीं महाभारत की बात करें साथियों तो यह वेदव्यास द्वारा रचित है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये भी ध्यान रखना है।
देखिए, वहीं अगर हम बात करें धर्मेतर साहित्य की, तो साथियों वह साहित्य जिसका संबंध किसी धर्म से न होकर धर्म से अलग सांसारिक विषयों पर हो, जैसे इतिहास, कानून, राजनीति इत्यादि से होता है, उसे हम धर्मेतर साहित्य कहते हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी यह धर्मेतर साहित्य हैं। रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों और उनके यात्रा विवरणों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। साथियों, ये सभी प्रश्न आपके SCERT क्लास 6 के हमारा नागरिक जीवन ऐसे करके एक आपका किताब है, उसी से लिया गया है। यह आपका लेसन 1 है, पार्ट 1 है, ठीक है ना। चलिए बताइए, मेगास्थनीज का संबंध इंडिका से है, फाइयान का संबंध चीनी बौद्ध यात्री, बताइए कौन सा इसमें गलत सुमेलित है। देखिए मेरे भाई, इसमें जो गलत होगा वो विकल्प डी हो जाएगा, डाइमेकस का चीनी यात्री, यह गलत मेल है। क्यों है सही सुमेलित नहीं है? क्यों? क्योंकि डाइमेकस कोई चीनी यात्री नहीं था, बल्कि वह सीरिया के राजा एंटीयोकस का यूनानी राजदूत था, जो मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में आया था। वहीं चीनी यात्रियों की बात करें तो मुख्य रूप से फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय भारत आया था। वहीं अगर वैनसांग की हम बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया भारत। और वहीं इत्सिंग की बात करें साथियों, ठीक है, ध्यान रखेंगे इत्सिंग के नाम आते हैं, ये महत्वपूर्ण है। वहीं अगर बात करें मेगास्थनीज की, तो यह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं वैनसांग की अगर हम बात करें तो इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। वैनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। तो साथियों, आपके यह SCERT क्लास 6 से लिए गए चैप्टर 1 से महत्वपूर्ण प्रश्न है, और भी लगभग 10 महत्वपूर्ण, टोटल एक चैप्टर से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बन सके हैं, जो मैं आपके सामने लाया हूं। ये मैं वीडियो यहीं रोक रहा हूं इसलिए, ताकि आप बताइए कि ये प्रश्न कैसा लग रहा है। क्या इस तरह के प्रयास हम लोग करें कि क्लास 6, 7, 8 SCERT के चैप्टर बाय चैप्टर प्रश्नों को हम करें। अगर आपको लगे कि ये सही सोच है, यह सीरीज सही है, तो आप अपना सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इसलिए मैं वीडियो यहीं आज कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर आपका सुझाव आया और आपने इसे शेयर किया, तो मैं समझूंगा कि हाँ, आप इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं कंटिन्यू करके इस सीरीज़ फिर लंबे लंबे वीडियो हम लोग लाएंगे, 1 घंटे 1.5 घंटे की कंप्लीट क्लास करके, और इसको जल्द से जल्द खत्म करके फिर प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे। बाकी आपको मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।